हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी और उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में पढ़ा था और ये सेकंड पार्ट है विलियम शेक्सपियर की वीडियो का, जिसमें हम उनके वर्क्स की समरी को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर एवरी वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं वीनस एंड एडोनिस। ये एक नैरेटिव पोइम है और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1593 में। ये एक छोटी सी स्टोरी है या पोइम है जिसमें ज़्यादा करैक्टर्स भी नहीं है। तो इसमें एक करैक्टर है एडोनिस, जो कि बहुत ही हैंडसम गाय है। उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है कि कोई भी लड़की उस पर आकर्षित हो जाती है उसकी खूबसूरती देखकर। पर जो एडोनिस है उसको कोई भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो प्यार है वो सिर्फ हंटिंग के साथ है। तो उसका एक हॉर्स है जिसके ऊपर वो बैठकर हंटिंग करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे एक वीनस है जो कि गॉडेस ऑफ लव है, प्यार की देवी है जो। तो जब वो एडोनिस को देखती है स्वर्ग से हंटिंग करते हुए तो वो उसकी खूबसूरती के ऊपर आकर्षित हो जाती है। तो वो उसके साथ लव रिलेशन बनाना चाहती है और उसे वो सिड्यूस करने के लिए अर्थ पर आती है। कभी उसके सामने लेट जाती है और अलग अलग वे से उसे प्रोवोक करती है। पर जो एडोनिस है वो उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो जो वीनस है वो क्या करती है, वो अपने जो लव का तीर है वो उसके घोड़े की तरफ भी चलाती है, जिससे कि उसका जो घोड़ा है एडोनिस का वो भी दूसरे हॉर्सेस की ओर अट्रैक्ट होता है। तो वीनस कहती है कि देखो जो एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी एक दूसरे से लव कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। पर जो एडोनिस है वो उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो अब जो वीनस है वो है तो एक गॉडेस ही, तो वो फ्यूचर देख सकती है। तो वो फ्यूचर में देखती है कि जब एडोनिस हंटिंग पे जाएगा तो उसे एक बोअर या सुअर के द्वारा मार दिया जाएगा। तो वो एडोनिस को हंटिंग पर जाने से रोकती है, पर जो एडोनिस है वो उसकी बात नहीं मानता। तो नेक्स्ट डे जब वीनस लकड़ियाँ चुनने के लिए जाती है तो वो एक जगह पे देखती है कि कुछ डॉग्स जो हैं वो किसी को नोच रहे होते हैं। तो जब वो पास जाके देखती है तो वहाँ पे एडोनिस की लाश पड़ी होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एडोनिस की लाश पड़ी थी, वहाँ पे छोटे छोटे वाइट्स लिली ग्रो किए थे। तो इसमें काफ़ी सारे पर्सोनिफिकेशन या फिगर ऑफ स्पीच भी हैं। तो इसका ट्रेजिक एंड हुआ, पर कुछ लोग इसे कॉमिक भी बोलते हैं। वीनस एंड एडोनिस से शेक्सपियर ने डेडिकेट की थी हेनरी विचेस्ले को, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन था। सेकंड हम देखते हैं रोमियो एंड जूलियट। ये उनकी फर्स्ट लव ट्रेजेडी थी जो उन्होंने लिखी थी। तो इस स्टोरी में टू फैमिलीज़ हैं जो कि वेरोना में रह रही हैं। एक है कपलेट और दूसरी है मॉन्टेग्यू फैमिली। तो ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं ये एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन हैं। अब जो कपलेट फैमिली की जूलियट है और मॉन्टेग्यू फैमिली का रोमियो है, इन दोनों में लव हो जाता है। अब जो रोमियो है उसको पहले जूलियट से प्यार नहीं था, पहले वो रोजालिन से प्यार करता था वो। पर जूलियट को वो कैसे मिला इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो कपलेट फैमिली है वो हर साल एक फीस्ट रखती थी। तो इस बार भी कपलेट फैमिली में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, जिसमें कि जो रोमियो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाता है। उसको इनवाइट नहीं किया जाता, पर वो यहाँ पे रोजालिन को मिलने जाता है। रोमियो के साथ उसके दो फ्रेंड हैं, बेनवोलियो एंड मर्क्यूशियो। तो पार्टी की एक थीम थी कि जो भी आएगा मास्क लगा के आएगा। तो पार्टी में सबने मास्क पहना हुआ था, तो रोमियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मास्क पहनकर जाता है जिससे कि कोई उसको पहचान ना पाए। तो पार्टी में जब वो जूलियट को देखता है तो वो उसको उसके साथ फर्स्ट साइट में ही लव हो जाता है। वो रोजालिन को भूल जाता है और जूलियट की ही तारीफ़ें करता है, उसकी ब्यूटी को नेचर से कंपेयर करके उसकी तारीफ़ करता है। अब जूलियट भी जब रोमियो को देखती है तो वो भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। अब जूलियट का कज़न टेबाल्ड जब रोमियो की आवाज़ सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मॉन्टेग्यू फैमिली का कोई मेंबर इस पार्टी में क्या करने आया है। तो जब वो रोमियो की ओर बढ़ता है तो लॉर्ड कपलेट उसको रोक देते हैं कि पार्टी में कोई भी ड्रामा ना हो।
अब रोमियो जो है वो फ्रायर लॉरेंस की एडवाइस लेता है जूलियट से मैरिज करने के लिए। जो फ्रायर लॉरेंस है वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर का ब्रदर है। तो अब जी फ्रायर लॉरेंस जो है जी रोमियो और जूलियट का एडवाइज़र बन जाता है और ये इन दोनों को मैरिज करने की एडवाइस देता है। अब जो जूलियट की नर्स है जो उसकी देखभाल करती है जो जूलियट है वो उससे हर बात शेयर करती है, तो जूलियट उसे बताती है तो नर्स भी मान जाती है। उसे लगता है कि शायद इससे दोनों फैमिलीज़ की जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रायर और नर्स ये मिलकर रोमियो और जूलियट की शादी करवा देते हैं उनके पेरेंट्स से सीक्रेटली, किसी को भी पता नहीं होता। तो तभी जो टिबाल्ट है जो जूलियट का कज़न था वो रोमियो को फ़ाइट करने के लिए बोलता है उसके साथ, पर जो रोमियो है वो मना कर देता है क्योंकि जो उसकी वाइफ है वो टिबाल्ट उसका कज़न होता है। तो तभी जो टिबाल्ट है वो मानता नहीं है। तो जो मर्क्यूशियो है वो टिबाल्ट के साथ फाइट करता है, तो जो टिबाल्ट है उससे मर्क्यूशियो के जो तलवार लग जाती है वो मर जाता है। तो इससे रोमियो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है कि वो उसकी तलवार लेकर टिबाल्ट को मार देता है। तो इस पर जूलियट को जब ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। पर जो वेरोना का किंग होता है वो रोमियो को देश निकाला दे देता है। अब रोमियो और जूलियट लास्ट टाइम मिलते हैं और रोमियो के जाने के बाद जो जूलियट है वो बहुत उदास होती है। तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि शायद वो टिबाल्ट की डेथ से इतनी उदास है, तो वो सोचते हैं कि जो किंग है वेरोना की किंग है उसका जो रिलेटिव है पेरिस उसके साथ 3 दिन में उसकी जूलियट की शादी रख देते हैं। तो ये सुनकर जो जूलियट है वो बहुत दुखी होती है और वो फ्रायर के पास जाती है उसकी एडवाइस लेने के लिए। तो फ्रायर उसे एक एडवाइस देता है कि वो उसे एक पोशन देगा जिसे पीकर वो 42 आवर्स के लिए बेहोश हो जाएगी और उसकी फैमिली के लोग उसे मरा समझकर मकबरे पे लिटा देंगे और वो ये न्यूज़ जो है वो रोमियो तक पहुंचा देगा जिससे कि रोमियो आकर तुम्हें ले जाएगा और तुम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाओगे। अब जूलियट को ये आइडिया पसंद आता है और वो पोशन लेकर चली जाती है और जो फ्रायर है वो अपने ब्रदर फ्रायर जॉन को रोमियो को ये न्यूज़ देने के लिए भेजता है। पर जो फ्रायर जॉन है उसको किसी महामारी की वजह से क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो वो न्यूज़ रोमियो तक नहीं पहुंचा पाता। और जब जो नर्स है उसे देखती है जूलियट को तो वो उसे मरा हुआ समझती है। तो उसे फिर उसकी फैमिली जो है वो उसे मकबरे पे लिटा देते हैं। तो एक जो नौकर है वो रोमियो तक ये न्यूज़ पहुंचा देता है कि जो जूलियट है वो मर गई है। तो जब रोमियो उसे देखने के लिए आता है तो वो रास्ते से जहर लेके आता है और वो जूलियट को उसकी कब्र पे मरा हुआ देखकर वो जहर पी लेता है। और जब जूलियट को होश आता है तो वो रोमियो को मरा समझकर वो अपना खंजर अपने सीने में घोंपकर वो भी मर जाती है। तो इस तरह से स्टोरी का ट्रेजिक एंड होता है। नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं शेक्सपियर की किंग लियर। सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स देख लेते हैं जिससे कि आपको स्टोरी समझने में इजी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं किंग लियर जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का और वो एक एजिंग किंग है जो कि बूढ़ा हो चुका है और उसकी 3 डॉटर्स हैं कॉर्डेलिया, गॉनरिल एंड रीगन। कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है और गॉनरिल उसकी सबसे बड़ी बेटी है जो कि ड्यूक ऑफ एल्बनी की वाइफ है और इसकी मिडिल वाली बेटी है रीगन जो कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की वाइफ है और ग्लॉस्टर जो उसका एक लॉयल सर्वेंट है किंग लियर का। अब किंग लियर जो है वो वैसे तो एक अच्छा इंसान है पर उसे अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। तो वो चाहता है कि उसकी जो डॉटर्स हैं वो उसकी तारीफ़ करें, वो कि उससे वो कितना प्यार करती है। तो जो गॉनरिल और रीगन है ये अच्छी नहीं है, ये फ्लैटर्ड हैं, ये उससे झूठा प्यार करती है उसकी जायदाद के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है किंग लियर की। पर जो कॉर्डेलिया है वो कहती है अपने फादर की झूठी तारीफ़ें नहीं करती, बस वो इतना कहती
कहती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक डॉटर को करना चाहिए अपने फादर से। तो ये सुनकर किंग लियर को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी है कर लो, पर मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से कुछ नहीं दूंगा। तो अब कॉर्डेलिया की भी शादी हो जाती है एक पर्सन से, और जो गॉन्ड्रिल और रिगन है उनकी भी शादी हो जाती है। और वो किंग लियर जो है वो उनको अपनी प्रॉपर्टी सारी जो है वो उनमें डिवाइड कर देता है। तब जब किंग लियर जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, जब वो अपने डॉटर्स के पास मिलने के लिए जाता है रिगन और गॉन्ड्रिल के पास, तो वो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इस पर किंग लियर जो है उसको बहुत दुख होता है। तो यही स्टोरी में दिखाया गया है कि किंग लियर जो है वो बूढ़ा होने के कारण जो अपने डिसीजंस है वो सही से नहीं ले पाता। तो इसी किंग लियर के ऊपर जो नहूम टाटे हैं उन्होंने एक प्ले लिखा था द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, और उन्होंने इसे हैप्पी एंडिंग दी थी। नेक्स्ट प्ले हम देखते हैं शेक्सपियर का ओथेलो, जो कि इसमें विलन है इयागो, और ये जो प्ले है ये डील करता है जेलस से। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो मोर ऑफ वेनिस। तो ये स्टोरी रिवील करती है अराउंड टू कैरेक्टर्स ओथेलो एंड इयागो। तो ओथेलो जो है वो एक मोरिश मिलिट्री कमांडर है, एक ब्लैक मैन है जिसकी अभी अभी शादी हुई है डेस्टिमोना के साथ। डेस्टिमोना एक बहुत ही ब्यूटीफुल और वेल्दी वेनेशियन लेडी है। उसके फादर हैं बारबेंजियो, और वो अपने फादर की इच्छा के अगेंस्ट जाकर ओथेलो से मैरिज करती है। तो इसमें एक विलन है इयागो जो कि डेस्टिमोना से शादी करना चाहता है। तो वो जो ओथेलो है उसको मैनिपुलेट करता है, अलग अलग प्लान्स बनाकर वो ओथेलो के अंदर एक शक पैदा कर देता है कि जो डेस्टिमोना है उसका अफेयर इयागो के साथ है। तो लास्ट में क्या होता है कि ओथेलो मैनिपुलेट होकर वो अपनी वाइफ डेस्टिमोना को मार देता है। पर उसकी वाइफ को मारने के बाद उसे पता चलता है कि उसे किस तरह से इयागो के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था, उसके अंदर किस तरह से शक पैदा किया गया था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अब वो बहुत ज़्यादा पछताता है। तो इस तरह से ये जो प्ले है जो जेलसी के साथ डील करता है। नेक्स्ट प्ले हम देखते हैं शेक्सपियर का मैकबेथ। मैकबेथ जो है इसमें जो किंग डंकन है उसका एक सोल्जर है, बहुत ही बहादुर सोल्जर है मैकबेथ। और ये उस टाइम की स्टोरी है जब स्कॉटलैंड और नॉर्वे दोनों में युद्ध चल रहा था, और जो किंग डंकन है वो स्कॉटलैंड का राजा है। और अब क्या होता है आयरलैंड और नॉर्वे दोनों मिलकर स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस टाइम पे डंकन मैकबेथ को भेजते हैं सारी जिम्मेवारी देकर लड़ने के लिए। तो मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ता है और वो दोनों देशों को आयरलैंड और नॉर्वे को हरा देता है और अपने देश को बचा लेता है। अब जब मैकबेथ लड़ाई जीत कर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे 3 विचेस या चुड़ैलें मिलती है, और मैकबेथ के साथ उसका एक सेनापति बेंक्यू भी होता है। अब जो विचेस हैं वो 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं, 3 प्रोफेसी करती हैं। फर्स्ट प्रोफेसी वो करती है कि तुम थीन ऑफ गॉडेस बनोगे, और सेकंड प्रोफेसी वो कहती है कि तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, और थर्ड प्रोफेसी में वो कहती है कि तुम स्कॉटलैंड के किंग बनने की लाइन में तो होगे, पर जो बैंको है उसका बेटा जो मैकडफ है वो किंग बनेगा। अब बैंको और जो मैकबेथ है वो विचेस की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। और तभी किंग डंकन जो है वो अपने एक सेनापति को भेजता है जो आकर मैकबेथ को बधाई देता है कि उसने स्कॉटलैंड को बचाया कितनी बहादुरी से लड़कर, और उसे थेन ऑफ कैडर बना दिया गया है। अब इन बातों को सुनकर मैकबेथ थोड़ा हैरान होता है और उसे विचेस की प्रोफेसी जो है वो सही लगने लगती है। तो ये सारी बातें जो मैकबेथ है जाकर अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है। तभी एक सोल्जर आकर मैकबेथ को बताता है कि आज किंग डंकन आपके घर में डिनर करेंगे। तो तभी लेडी मैकबेथ जो है वो एक प्लान बनाती है कि जब राजा डंकन उनके घर पे आएगा तो वो उसे मार देंगे, जिससे कि जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का किंग बन जाएगा। तो जब राजा डंकन उनके घर पे आता है अपने ऑफिसर्स के साथ, तो जो मैकबेथ और उसकी वाइफ है वो उसके ऑफिसर्स को कुछ पिला देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं, ताकि वो सारा ब्लेम जो है वो राजा के ऑफिसर्स के ऊपर लगा सकें।
तो इसके बाद वो राजा को मार देते हैं और बाद में जो मैकबेथ है वो ऑफिसर्स को भी मार देता है, लोगों को ये बताता है कि उन्होंने राजा डंकन को मार दिया है। पर जो मैकडफ है उसे मैकबेथ के ऊपर शक होता है। इसके बाद जो मैकबेथ है उसका जो मारने का प्लान होता है वो मैकडफ और बैंको को होता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जो प्रोफेसी है विचेस ने की थी वो सच हो। तो इसके लिए वो एक पार्टी करता है जिसमें वो वैंको और मैकडफ को बुलाता है और वो 2 मर्डरर्स को हायर करता है मैकडफ और बैंको को मारने के लिए। और जब वो पार्टी में आ रहे होते हैं तो जो मर्डरर्स हैं वो बैंको को तो मार देते हैं, पर जो मैकडफ है वो भाग जाता है वहाँ से। तो तभी जो पार्टी है उसमें जो मैकबेथ है उसको बैंको का भूत दिखाई देता है और उसका भूत देखकर वो थोड़ा पागलों जैसे करने लगता है, जिससे कि लोगों को उस पर शक भी होने लगता है। अब मैकबेथ को थोड़ा डर लगने लगता है तो वो फिर से उन्हीं विचेस के पास जाता है जिन्होंने पहले प्रोफेसी की थी। तो वो विचेस जो हैं वो उन्हें 3 पिशाच दिखाती हैं जो कि उसे 3 बातें बोलते हैं। पहला वो उसे कहते हैं कि उसे मैकडफ से अलर्ट रहना चाहिए, उससे बचकर रहना चाहिए। सेकंड वो उसे कहते हैं कि कोई भी जो औरत से जन्मा है वो उसे नहीं मार सकता। और तीसरा वो उसे कहते हैं कि उसका शासन तब तक रहेगा, उसका रूल तब तक रहेगा स्कॉटलैंड में जब तक कि विल्गम का जो जंगल है, जो उसके आसपास का जंगल है, वो खुद चलकर उसके किले की ओर नहीं आता। तो ये आखिरी 2 बातें सुनकर मैकबेथ को तसल्ली हो जाती है कि कोई भी स्त्री से जन्मा तो उसे मार नहीं सकता और ना ही जंगल जो है वो उसके किले की ओर चल के आएगा। तो उसे लगता है कि उसे कोई भी मार नहीं सकता और उसमें और भी घमंड आ जाता है। अब जो मैकडफ होता है वो ब्रिटेन में चला जाता है। यहाँ पर के जो किंग डंकन का बेटा मेलकम है वो मैकबेथ को मारने के लिए आर्मी तैयार कर रहा होता है और ये भी उनके साथ वहाँ पे जाके मिल जाता है। और मैकबेथ की हरकतों को देखकर काफ़ी सारे उसके जो सैनिक हैं वो भी उसे छोड़ कर जाने लगते हैं और जाकर मेलकम के साथ मिल जाते हैं। अब जब मेलकम और मैकडफ और उनकी आर्मी मैकबेथ को मारने के लिए उसके किले की ओर चढ़ाई करते हैं, तो जब मैकबेथ को ये पता चलता है तो वो अपनी आर्मी को अपने किले के अराउंड लगा देता है। इस पर मेलकम और उसकी आर्मी एक प्लान बनाते हैं कि वो अपने आगे पेड़ और उसकी टहनियों को लगाते हुए जाएंगे जिससे कि मैकबेथ को पता नहीं चलेगा। तो जब वो अपने आगे पेड़ और टहनियाँ लगाकर जा रहे होते हैं तो वो काफ़ी सारे आर्मीज होती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा जंगल ही चलकर आ रहा है। तो वो आकर मैकबेथ को कैप्चर कर लेते हैं, पर मेलकम जो है वो अब भी नहीं डरता, वो उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मुझे तो कोई भी स्त्री से जन्मा हुआ नहीं मार सकता। तो मैकडफ कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं ही तुम्हें मारूंगा। तो मैकडफ जो है वो उसे मार देता है। अब यहाँ पे जो मैकडफ है वो उसे इसीलिए मारता है क्योंकि उसका औरत से जन्म नहीं हुआ होता, उसे पेट काट कर निकाला गया होता है अपनी माँ के पेट से। तो इसी तरह से जो विचेस हैं उनकी तीसरी प्रोफेसी भी पूरी होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी की समरी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।